साबिक सफ़ीर, मुदर्रिस और मुसन्निफ पाकिस्तान के एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रह चुके हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान इज पीस रियल दिस टाइम के ऑथर हुसैन हक्कानी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू मिस्टर एम्बेसडर फॉर योर टाइम। फरमाई दीजिएगा, पाकिस्तान और भारत अब एक बार फिर खौफनाक तसादुम के दहाने पर खड़े हैं और भारतीय हुकूमत हलाकतों का बदला लेने के लिए किसी बड़ी फौजी कार्रवाई का मंसूबा बना रही है और कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम भी दे दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से फौज को। अब यहाँ हमारे यहाँ भी अस्करी हुकाम हुकूमत को मुमकिना भारतीय हमले से आगाह कर चुके हैं, स्ट्रेटेजिक फैसले भी लिए जा रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर हैज स्टेटेड दैट द आर्म फोर्सेस हैव बीन गिवन अ फ्री हैंड ऑन दैट साइड। तो फरमाई दीजिएगा कि अब क्या होते देख रहे हैं इस हवाले से? ये टिट फॉर टैट नहीं होगा, ईंट से इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं। मेहर एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि ए शमा तुझ पे रात ये भारी है जिस तरह, हमने तमाम उम्र गुजारी है इस तरह। तो बात यह है कि पाकिस्तान और भारत इस मरहले पर पहले भी कई बार पहुंच चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं है। भारत में हमला होता है, पाकिस्तान में मौजूद बाज़ ग्रुप जो हैं वो ऐसे हैं कि उन ग्रुपों को रोकना पाकिस्तान के मफाद में है। बदकिस्मती से हम पूरी तरह उनको कभी भी नहीं रोक पाए। वो कुछ कर वहाँ कुछ होता है, पाकिस्तान पर फौरन इल्ज़ाम लगता है। हुकूमत जो वहाँ की होती है उस वक्त उसकी एक सियासी ज़रूरत होती है कि मुतहर्रिक हो, कुछ करती नजर आए। पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करता दिखना बड़ा ज़रूरी है। और उसके बाद You're right, या sir. बैन We've crossed this अवी bridge many times. जो रायम्मा है उसकी वजह से, मगर इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से मामलात फिर हल्के 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 कुछ ठंडे हो जाते हैं। इस बार सिर्फ दो मुश्किलात हैं। जी, पहली बात तो यह है कि बैनुल अक़वामी राय अम्मा अभी तक भारत से सबूत का मुतालबा कर रही है और कोई सबूत उनको नजर उस तरह का नहीं आया जिसकी बुनियाद के ऊपर वो फौरन ये फैसला कर सकें कि इस वाक़े का जिम्मेदार किसी तरह से पाकिस्तान को ठहराया जा सकता है। दूसरी मुश्किल ये नजर आ रही है कि सदर ट्रंप का एक मखसूस मिजाज है और वो ये कहते हैं कि हम दूसरों के मसाइल के अंदर कब तक उलझते रहेंगे, अमेरिका को अपने मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। तो इस बार वो आपको सरगर्मी नजर नहीं आ रही जो कारगिल के दिनों में नजर आई थी, जब सदर बिल क्लिंटन खुद बराह रास्त पाकिस्तान के वजीर आजम और भारत के वजीर आजम से मुसलसल बात कर रहे थे और चीन के सदर से बात कर रहे थे कि वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालें। और उसके नतीजे में फिर दोनों मुल्कों को इस बात पर आमादा किया गया कि वो कारगिल से पीछे हटें। और न ही इस बार वो कैफियत है कि जो मुंबई के हमलों के फौरन बाद हुई थी, जब सदर बुश ने हमसे बराह रास्त बात की थी। पाकिस्तान नई नई हुकूमत, पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमत आई थी और सदर बुश के आखिरी दिन थे। और फिर उसके बाद ओबामा हुकूमत भी इन चीज़ों में शामिल हुआ करती थी। 2019 में भी ट्रंप इंतजामिया, जो पहली ट्रंप इंतजामिया थी, उसने कुछ ना कुछ किरदार अदा किया था। इस बार ट्रंप इंतजामिया का फैसला है कि हम फौरी तौर पर कोई किरदार अदा नहीं करेंगे, इन दोनों को जरा बड़ा होने दो, इनको मैच्योरली एक दूसरे से डील करने दो। तो इसमें मिसहैप की गुंजाइश ज्यादा है, क्योंकि मुमकिन है कि भारत इसको ये समझे कि हमारा हाथ नहीं रोका जा रहा, पाकिस्तान ये समझे कि भारत को कोई हिमायत बैनुल अक़वामी हासिल नहीं है और उसकी वजह से मामलात आगे बढ़ जाएं। लेकिन उम्मीद यही है कि माजी की तरह इस बार भी दोनों को ये समझ में आ जाएगा कि एटमी ताकतें जो एक दूसरे की पड़ोसी हों, उनको एक हद से आगे एक दूसरे के साथ कभी नहीं जाना चाहिए। बेशक उम्मीद पे तो दुनिया नहीं, अब तो हमारी सांसें भी कायम हैं मिस्टर एम्बेसडर। लेकिन एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी भारत ने कोई एक सबूत हमारे सामने, ना कि दुनिया के सामने रखा है। लेकिन आज हमारे यहाँ से एक बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है विद एविडेंस, इंडियन डीप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बेनकाब किया गया है। अब क्या रद्द अमल है हम एक्सपेक्ट करें? ताल्लुकात, ट्रांजैक्शंस, ट्रेस्ड कॉल्स, कम्युनिकेशंस, इट्स ऑल बीन लेड आउट। कनाडा में भी टारगेट किलिंग्स हो, ऑस्ट्रेलिया में हो। हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो सबूत रखे हैं, दुनिया से किस किस्म के रिएक्शन आएगा? दुनिया यकीनन उस एविडेंस को वे करेगी। आपको याद होगा कि जब कनाडा में कत्ल और अमेरिका में कत्ल की धमकी की बातें हुई तो दोनों हुकूमतों ने रिएक्ट किया, क्योंकि उनके अपने जराए हैं, वो एविडेंस को वे करते हैं। मुंबई के बाद अमेरिकनों के पास बहुत ज़्यादा एविडेंस था कि उसमें लश्कर तैयबा मुलविस है और लश्कर तैयबा के कौन कौन लोग मुलविस हैं। उन्होंने हमें नाम तक दिए थे उनके, क्योंकि अमेरिका के पास जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है वो दुनिया में कई मिलियन टेलीफोन सुनती है और सुन सकती है, और फिर अगर वो मुख्तलिफ ज़बानों में हो तो उनके तर्जुमे भी कर सकती है। और अगर कोई चीज़ ऑन गोइंग हो, जैसे मुंबई का ऑपरेशन था, जब मुंबई ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके बाद अमेरिका ने अपने सैटेलाइट्स के ज़रिए उस इलाके की टेलीफोन कॉल्स वगैरह सुननी शुरू कर दी और उनको रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो उसकी वजह से उनके पास एविडेंस तो होता है।
ابھی تک بھارت کی جانب سے کوئی کنونسنگ ایویڈنس پیش نہیں کیا گیا. ان کا کہنا صرف یہ ہے اور جو لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں اس بات پہ میڈیا وغیرہ میں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک تاریخی تناظر ہے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے گروپ اس قسم کے منصوبوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور وہ ماضی میں ان میں شامل رہے ہیں، لیکن خود اس واقعے کی اب تک کوئی ایسی چیز وہ نہیں دے سکے کہ جس کے نتیجے میں اس کو پاکستان سے براہ راست منسلک کیا جا سکے. اب یہ کہنا آسان ہوتا ہے، پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ اگر کسی آدمی نے ماضی میں کوئی اس کی کوئی غلطی یا جرم آپ ثابت بھی کر دیں تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ اس کو موجودہ واقعے کا مجرم نہیں ٹھہرا سکتے جب تک آپ کے پاس نیا ثبوت نہ ہو. ویسے بھی پاکستان نے گزشتہ چند سالوں میں کافی کوشش کی ہے مختلف یہ جہادی گروپوں کو کنٹرول کرنے کی، اور دنیا اس سے واقف ہے، خاص طور پہ امریکن. تو اسی لیے اس بار تھوڑا سا مطالبہ کہ جو ثبوت دیا جائے وہ ذرا پکا ہو، وہ زیادہ ہے. اور بھارت کی جانب سے ابھی تک ایک ہفتے کے بعد یہ ثبوت نہیں آیا، لیکن ان سے جو دوسری غلطی میرے خیال میں ہوئی ہے وہ یہ کہ انہوں نے نی جرک ریئیکشن فوراً کر دیا. یعنی ابھی حملہ ہوا ہی تھا کہ چند منٹوں کے اندر اندر انہوں نے اس کو پاکستان کے دروازے پر لا کر ڈالنے کی کوشش کی. اور وہ بات لوگوں کو ذرا سی مشکوک لگ رہی ہے کہ آپ کم از کم تکلف تو کرتے تحقیق کرنے کی یا کچھ ثبوت جمع کرنے کی. اگر آپ کو یاد ہو تو جو 9/11 کا واقعہ تھا امریکہ میں، جب ٹوین ٹاورز گرے تھے، واشنگٹن پہ حملہ ہوا تھا، اتنا کچھ ہوا تھا، تو اس کے بعد بھی امریکہ نے تقریباً 24-36 گھنٹے انتظار کر کے پھر یہ کہنا شروع کیا سرکاری طور پر. میڈیا کو تھوڑی تھوڑی لیکس ہونی شروع ہو گئی، لیکن یہ کہ کون لوگ تھے اس میں شامل، ان کا پس منظر کیا تھا، ان کا القاعدہ سے کیا تعلق تھا، اسامہ بن لادن کی کس تقریر کی بنیاد کے اوپر امریکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ حملہ امریکہ میں القاعدہ نے کرایا. تو وہ ثبوت پیش کرنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ عمل اس بار کیے بغیر ہی الزام فوراً دھر دیا گیا، اور نہ صرف الزام دھر دیا گیا بلکہ جوابی اقدامات اور کارروائی بھی فوراً شروع کر دی گئی. یہ بات عالمی قیادت کو کچھ زیادہ اور مزے کی پسند نہیں بات تو آئی. یہ مسٹر امبیسڈر کہ غیر جانبدار تحقیقات سے اجتناب ابھی بھی جاری ہے، سمجھ سے بالا تر ہے واٹ دے ٹرائنگ ٹو ہائیڈ. اب ممبئی اٹیکس کے بعد جس میں تب بھی لشکر طیبہ کا نام لیا گیا تھا، بھارت نے ڈوسیز بھی تیار کیے تھے اپنی طرف سے، اینڈ ایون لیٹر وی سو کہ پاکستان کو دعوت دے دی گئی تھی پٹھان کوٹ واقعے کے بعد کہ آئیے آپ انویسٹیگیشن ٹیم لے کر آئیے. لیکن اس بار کوئی تحقیق نہیں، انویسٹیگیشن نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی انویٹیشن دور کی بات ہے، ڈوسیئرز کی کوئی بات نہیں ہو رہی. بٹ بیکاز ہمیں پتہ ہے تو اسی لیے بیکاز وی نو اٹ. آئی مین ہاؤ از دس ایون ایکسیپٹیبل؟ اب یو ایس اے نے اپنا کلیئر سپورٹ بھارت کے لیے ایکسپریس تو کر دیا ہے، لیکن پھر بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ذاتی طور پہ مودی کو کال کریں، لیکن پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑا ایک بیلنسڈ اپروچ ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہیز ریٹریٹڈ کہ ریسٹرین بھی دکھایا جائے. اب ریفرین کیا گیا ہے پاکستان کے اوپر کوئی بھی منفی بیان دینے سے. مگر مجھے یہ سمجھائی دیجیے گا کہ اس پالیسی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ٹرمپ پالیسی بدل گئی ہے؟ آر دے ویٹنگ فار ایویڈنس، یا صرف اسکیپٹسزم ہی ہے؟ یو ور ان دا تھک آف تھنگس، آپ ہمارے سفیر تھے امریکہ میں، ممبئی اٹیکس ہوئے، اتنا کچھ ہو گیا، تو دیر واز اے لاٹ آف پریشر آن پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم، براہ راست دباؤ پریشر تھا، پش کیا جا رہا تھا امریکہ کی طرف سے پاکستان کو. اس دفعہ واٹ از ڈفرنٹ؟ وائی از the US even though siding with India but still not keeping a check on Pakistan? مہر دیکھیے، بہت بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ اس بار امریکہ نے دہشت گردی کی مذمت کی ہے، جو کہ آپ اور میں بھی کرتے ہیں، جی اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا ہے کہ جس نے دہشت گردی کی ہے ہم اس کے خلاف ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم بھارت اور اس کے عوام کے ساتھ ہیں، کیونکہ بھارت ہمارا حلیف ہے، دوست ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ اس معاملے میں نیوٹرل ہیں کہ پاکستان کو پر کوئی الزام ڈالا جائے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کا ریزن پارٹلی یہ ہے کہ تھوڑا سا اسکیپٹسزم ہے واقعے کی تفصیلات اور اس کے تناظر کے حوالے سے. ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی لوگوں کو بات پسند نہیں ہے کہ اس کو اندرونی سیاست سے لنک کیا جائے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت جو سیاسی قیادت ہے بھارت کی، وہ خود بھارت کے اندر جو سیاست ہے اس میں تھوڑا سا ایک محاذرائی، ایک پولرائزیشن، اور بدقسمتی سے ایسی پولرائزیشن پاکستان میں ماضی میں ہو چکی ہے اور ہوتی رہتی ہے کہ یہ ہندو مسلم تنازعہ ہے. تو وہ وہاں، کیونکہ وہاں پہ بھی اب دو قومی نظریے کی حامی حکومت موجود ہے، تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہندو مسلم تنازع ہے. تو یہ بات نہ امریکہ کو پسند ہے نہ دوسرے ممالک کو پسند ہے. آپ نے ممبئی واقعے کا ذکر کیا، میں اس وقت پاکستان کا نیا سفیر بنا تھا. ایبسلیوٹلی. پاکستان میں نئی سویلین حکومت آئی تھی، بتائیے سفارت میں تب نے کیا کیا سنبھالی. دباؤ تھا؟ مئی 2008 میں ممبئی کا واقعہ نومبر 2008 میں ہوا. انتخابات ہو چکے تھے امریکہ میں.
ओबामा मुंतखब हो चुके थे, लेकिन अभी सदर बुश बुश सदर थे जनवरी तक, और उन्होंने फौरी तौर पर हमारी यानी उनके की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोंडोलीसा राइस ने पाकिस्तान की वजीर आजम से बात की, उनके जो चीफ थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ थे, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात की, खुद मुझे व्हाइट हाउस बुलाया गया, और व्हाइट हाउस में बुलाकर मुझसे सदर ने बराह रास्त बात की, और उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास इस वाक़े के हवाले से जो भी सबूत होगा वो CIA पाकिस्तान की ISI को देगी, और ISI को उस पर एक्शन करना है। अगर आपको याद हो तो हमें 24 घंटे दिए गए थे ज़ियाउर रहमान लखवी नामी आदमी को गिरफ्तार We करने also के took लिए, और action. कुछ और नाम दिए गए थे, हमने उन सबको गिरफ्तार किया। फिर उसके बाद सिविलियन हुकूमत ने भी बड़ी बुर्दबारी से ये ऐलान किया कि भाई हम इस वाक़े की तहकीकात में भारत के साथ भी ताउन करेंगे, बैनुल अक़वामी कम्युनिटी के साथ भी ताउन करेंगे, और वफूद गए आए, सब कुछ हुआ। बाद में मामलात, और यकीनन भारत की को खुश करना तो पाकिस्तान का मकसूद नहीं हो सकता, और फिर पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत ने भी ऐसा रुख लिया कि वो जो मुकदमात थे वो सारे के सारे इधर उधर हो गए, लेकिन फौरी तौर पर मामलात को संभालने में इस बात का बड़ा दखल था कि जो सबूत दिया गया वो सबूत अमेरिका ने और बैनुल अक़वामी राय अम्मा ने माना, जो भारत की जानिब से सबूत दिया गया, और पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर तहकीक करने और इक़दाम करने का वादा किया। इस बार उनमें से कोई भी आमिल जो है वो आपको एक्ट करता तो नजर एवी तो नहीं। नहीं स्केप्टिसिज्म ना सर, इस बार ना वो तहकीक चाह रहे हैं, ना वो सबूत देने को तैयार हैं, सो फॉल्स फ्लैग और एवी नहीं कहा जा रहा। बट बहरहाल सर, चीन की सपोर्ट का जिक्र आज फिर फॉरेन मिनिस्टर ने किया कि तुर्की और चीन ने दो टोक हमायत की, एंड दे आर बैकिंग अस, सो डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, बट एट द सेम टाइम अमेरिका कहाँ खड़ा होगा इफ पुश कम्स टू शव? शुड दैट आल्सो बी टेकन फॉर ग्रांटेड कि उस अगर ऐसा कोई मौका आया और एस्केलेशन हुई, अमेरिका भी भारत के साथ होगा? I think that we must understand the nature of the US-India relationship and जी the US-China relationship. बिल्कुल। US डीकपल कर रहा है चाइना से इकोनॉमिक मामलात में, और वो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया मुंतकिल करना चाहता है। इस वक्त उसको अपनी सप्लाई चेन्स को बरकरार रखने के लिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बरकरार रखना बड़ा जरूरी है। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि भारत किसी किस्म की भी जंग में शामिल हो। मेरा तो ये ख्याल है कि चीन की जानिब से पाकिस्तान को यकीन दहानी इसलिए नहीं कराई जा रही कि इसको हल्ला शेरी समझा जाए, और पाकिस्तान जो है वो ये समझा आप क्योंकि चीन हमारे पीछे है, चलो जी पै जाओ। ऐसी बात नहीं है। चीन का भी किरदार यही है कि पाकिस्तान को रीअश्योरेंस दे के, तसल्ली दे के कि हम तुम्हारे साथ हैं, पाकिस्तान पर एक रिस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जा सके, और भारत भी अमेरिका के साथ अमेरिका भी भारत के साथ एक रिस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस का किरदार ही अदा करेगा और करना चाहता है। हल्ला शेरी का जो शौक है वो सिर्फ दोनों मुल्कों के मीडिया को है, भारत के मीडिया को इस वक्त को जरा ज्यादा लग रहा है। जस्ट इंडिया सर। मगर बताइएगा कि पाकिस्तान ने अब पुश किया है एक गैर जानिबदार आज़ादाना तहकीक के लिए। वुड द अमेरिकन्स बी इंटरेस्टेड इन लीडिंग सच एन इन्वेस्टिगेशन? देखिए, पाकिस्तान और भारत के मामले में अब अमेरिकियों की एक राय बन गई है, और वो ये है कि ये दोनों एक हद तक जाते हैं, और उसके बाद फिर फिर इनको सॉवरेंटी याद आ जाती है, और फिर ये हमें पूरा किरदार अदा नहीं करने देते हैं। मुंबई में भी यही हुआ था, उसके बाद भी हुआ, पाकिस्तान में भी बहुत सारे मामलात के अंदर ये हो चुका है, अगर आपको याद हो तो। ये जो होते हैं, ये एक ऑफर अच्छी है कि बिल्कुल एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए, लेकिन न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन भी मकामी ताउन से ही हो सकती है ना। तो अगर आपको याद हो बेनजीर भुट्टो साहिबा की की जो शहादत थी, उनको जो कत्ल किया गया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक यूनाइटेड नेशंस का कमीशन आया था, लेकिन उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा? उन्होंने ये लिखा कि वही सारे लोग जो हमें वहां बुलाना चाहते थे कि ये इन्वेस्टिगेशन करो, उन्होंने ही को बहुत ज्यादा ताउन नहीं किया, और फिर जब हम वहां पे हमें ताउन नहीं मिला तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सके। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा कि अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर हुआ, वो कश्मीर गया, वहां जाके उसने ज्यादा मुश्किल सवाल करने शुरू किए, तो फिर उसको यही शिकायत होगी कि शायद भारत ताउन नहीं कर रहा, और भारत मेरा ये ख्याल है कि सॉवरेंटी की बुनियाद के ऊपर यही कहेगा कि नहीं भाई, ये हमारे मुल्क में हुआ है, हम ही करेंगे, और यही मौक़िफ़ बेशतर मुल्कों का होता है। तो सियासी तौर पे एक अच्छी पेशकश है, लेकिन अमली तौर पर होती मुझे नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान और भारत के मामले में न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हो सकी किसी भी मामले में। जब कश्मीर के ऊपर कमीशन बना था 1956-57 में, तब भी यही हुआ था कि शुरू में जिसको लगा कि हमारी तरफ है कमीशन,
उसने कहा बिल्कुल आ जाइए। जब थोड़ी देर बाद कमीशन ने दूसरे की राय माननी शुरू की तो फिर फौरन कमीशन के राह में रोड़े अटका दिए गए। तो यहाँ ऐसा ही होता है और इस बात से दुनिया वाकिफ है। वो मेरा ख्याल है कि कोई इसको बहुत संजीदगी के साथ लेगा नहीं। वेरी सैड इंडीड। मगर अब तो शिमला माहिदे के ऊपर भी पुल द प्लग करना चाह रहे हैं। बट टेल मी सर, अभी हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से भी रब्ता किया है एंड टू डिस्कस द डोमेस्टिक हैंडलिंग ऑफ दिस इशू। क्या आप मुतमईन हैं विद द हैंडलिंग ऑफ दिस इंटायर इशू जो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जिस तरह हैंडल किया है, स्ट्रैटेजाइज किया है? मेरा यह ख्याल है कि हुकूमत ने अब तक कोई बड़ी गलती नहीं की है और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों मिलकर साथ चल रहे हैं इस मामले के ऊपर। और इस्टेब्लिशमेंट का हाथ ज़रा ज़्यादा मजबूत हुआ है क्योंकि उस पर जो तनकीद हो रही थी, उस पर जो लान तान हो रही थी बाद सियासी ग्रोहों की तरफ से, वो बंद नहीं हुई तो बहुत कम हो गई है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ऐसे मौक़ों के ऊपर अपनी ही फौज और अपनी ही क़यादत के ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए। और ऐसे मामलात के अंदर हमेशा रिस्ट्रेंट और मुहतात कदम उठाना ही बेहतर होता है और वही हुकूमत ने अब तक किया ठीक है। है। और सर, भारतीय डिप्लोमेट ने यूएन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म में हमारे वजीर दिफा को कोट किया है, ख्वाजा आसिफ के बयान को रिगार्डिंग ट्रेनिंग ऑफ मिलिटेंट्स इन द पास्ट, कोट एंड कोट, एंड इस बयान को यूज किया है टू मेक अ केस अगेंस्ट पाकिस्तान। एक सफीर की हैसियत से एज ए डिप्लोमेट, डू यू अप्रिशिएट द टाइमिंग ऑफ ख्वाजा साहब स्टेटमेंट? क्या सोच समझ के एक एक लफ्ज का को वजन करके नहीं अदा करना चाहिए? देयर इज नो रूम फॉर एरर एंड इज इट हार्ड टू डिफेंड दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स ऑन द ग्लोबल अरीना? मेहर देखिए, ऐसे मौक़ों के ऊपर क़यादत की गलतियों की निशानदही करना को अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन एक बात मैं मजमूई तौर पे वो ये कहूँगा कि पाकिस्तानी सियासत का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के हवाले से सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरा वोटर क्या सोचेगा और वो उसके हिसाब से बात करते हैं। और फिर बैन अवी जो मामलात हैं उनको समझना हर एक के बस की बात नहीं होती। आप पाकिस्तानी मीडिया देख लें, उसमें भी बहुत सारे सहाफ़ी हैं। हम छोटे थे तब, मैं 9वीं-10वीं में था, तब से हम उस ज़माने में इकोनॉमिस्ट, टाइम मैगज़ीन, न्यूयॉर्क टाइम्स ये पढ़ते थे। हमें लाइब्रेरियों में जाना पड़ता था। उस वक्त ये ऑनलाइन सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। हम लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे क्योंकि हमें शौक था। और फिर मैंने पढ़ा भी बैन अवी ताल्लुकात। लेकिन आम जो सियासी वर्कर होता है या आम सोच जो समझ के सियासी बोलना चाहिए सर। लीडर आखिरी होता सवाल, है कता वो कलामी तो माफ, दे शुड बी रीडिंग मोर एंड आई थिंक इवैल्यूएटिंग व्हाट दे से व्हेन दे से इट। मगर बताइएगा कि पाकिस्तान कंटिन्यूसली ये कह रहा है कि यूएन के अंडर तहकीक करवा लीजिए या इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। भारत इज नॉट बैकिंग डाउन, अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है, हर धर्म होकर डटा हुआ है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पाकिस्तान को एक्यूज किया जा रहा है। फरमाए दीजिएगा, व्हाट डज दिस इम्प्लाई? व्हाई इज इंडिया नॉट बैकिंग डाउन? आप क्या मंतक समझ रहे हैं? एट द सेम टाइम भारत ये भी क्लेम कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स है कुछ दो लोगों के रेजिस्टेंस फ्रंट के, उनके ताने बाने मिल रहे हैं पंजाब सिंध से। अगेन ये सबूत तो दे नहीं रहा। दिस इज ऑल टॉक फ्रॉम देयर एंड। व्हाट्स गोइंग ऑन एग्जैक्टली? मेहर, ये जो बातें हैं दोनों तरफ से, ये एक मीडिया वॉर है, ये चलती रहेगी। इसमें जो वो हकायक हैं जिनके ऊपर इत्तेफाक हो सकेगा बैन अवी कम्युनिटी का, वही हकायक हैं जिनके ऊपर फैसले बहुत होंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक सफीर टू अमेरिका हुसैन हक्कानी मौजूद थे। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।